मैं एक छोटी सी घटना से अपने विषय को रखना चाहता हूं। 1783 में कालिदास की शकुंतला का अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। यह वह काल था जब जर्मनी और जर्मनी के विद्वान अपनी नाट्य शैली को फ्रांस के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे थे। जर्मनी के नाट्य शैली पर फ्रांस का आधिपत्य था। फ्रेंच लिटरेचर का इतना आधिपत्य था कि जर्मन के लोग अपने आप को उसे का भाषाई शैली का गुलाम मानते थे। 1798 में फॉस्टर ने शकुंतला का अनुवाद विलियम जोन्स के अंग्रेजी अनुवाद से जर्मन में किया और शकुंतला ने फ्रांस के विद्वानों के सैकड़ों साल के उस परिश्रम को, उस कठिनाई को दूर कर दिया और शकुंतला ने फ्रांस के विद्वानों को नाट्य शास्त्र का रास्ता बताया और उस समय से जर्मनी अपने शैली में फ्रांस की दास्ता से मुक्त हुआ। यह एक छोटी सी घटना है कि हमारे इस कालिदास के एक शकुंतला नामक नाटक ने जर्मन के साहित्य पर, जर्मन के विद्वानों पर क्या प्रभाव डाला। एक दूसरे पुस्तक का नाम लेना चाहता हूं, विज्ञान भैरव तंत्र। सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया में कॉन्शसनेस पर डिबेट चल रहा है। न्यूरो साइंस बार बार चेतना के ऊपर शोध कर रहा है, विमर्श कर रहा है। भैरव विज्ञान तंत्र में 112 प्रकार के कॉन्शसनेस की बात कही गई है। शिव और पार्वती संवाद में पार्वती जी ने पूछा है शिव से कि हम स्पेस और टाइम से ऊपर जाकर किस प्रकार से यथार्थ को देख सकते हैं। उस पर शिव का उत्तर होता है पार्वती जी से, 112 प्रकार के मेडिटेशन से, साधना से हम टाइम और स्पेस की सीमा से, ट्रांसेंडिंग द टाइम एंड स्पेस, हम यथार्थ की अनुभूति कर सकते हैं। तो भारत की जो यह ज्ञान परंपरा थी, उसी ज्ञान परंपरा से संबंधित मेरा यह विषय है। उसी ज्ञान परंपरा पर जो आघात औपनिवेशिक काल में हुआ, वह आघात कैसा था और क्यों था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने ब्रिटिश सदन में, संसद में एक बात रखी, आई ट्रेवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, आई कुड नॉट सी ए सिंगल बेगर, अ सिंगल थीफ। मैं पूरे भारत का भ्रमण किया, मैंने एक भी भिखारी और एक चोर नहीं पाया। सच ए वेल्थ, सच ए मोरल वैल्यूज, सच ए हाई कैलिबर। क्या भारत का यह नैतिक मूल्य है? क्या भारत के पास धन है? क्या भारत के पास वह कार्य करने की क्षमता है? कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हम भारत को कभी जीत नहीं सकते। फिर उस ब्रिटिश संसद के सामने मैकाले ने कहा, यदि भारत पर आधिपत्य स्थापित करना है तो वी हैव टू अटैक द वेरी बेड रॉक ऑफ इंडिया। उसकी कमर पर चोट करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट बेड रॉक? उसने आइडेंटिफाई किया, उसने चिन्हित किया। वह भारत का जो बुनियाद है, दैट इज ए कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के वह सभ्यताई सांस्कृतिक जो विरासत है, जो उसकी ताकत है, उस पर अटैक करना पड़ेगा, उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। फिर उसने एक रास्ता दिखाया। उसी संसद में, ब्रिटिश संसद में बोलते हुए मैकाले ने कहा, इसका एकमात्र रास्ता है कि हम भारत की ओल्ड एंड एंशिएंट शिक्षा पद्धति को, भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को हम अपनी शिक्षा पद्धति से विस्थापित कर दें।
उसका परिणाम क्या होगा उसने सदन को बताया। उसके कारण भारत के लोगों में एक हीन भावना के हीन ग्रंथि विकसित होगी और जो भी फॉरेनर है, जो भी इंग्लिश है, वे उसे गुड एंड ग्रेटर समझेंगे, उसे अच्छा और महान समझेंगे। और ऐसा कहते हुए उसने भारत में शिक्षा पद्धति लाने की जो प्रस्ताव दिया उसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। सभापति महोदय, उसका परिणाम क्या हुआ मैं उस पर बहुत प्रकाश नहीं डालूंगा, चूंकि हर हिंदुस्तानी उसके परिणाम को जानता है। महात्मा गांधी ने लंदन में 1931 में दिए गए अपने लेक्चर में कहा था कि आपने एक सुंदर वृक्ष को काट दिया है। वो भारत की उसी शिक्षा पद्धति की ओर इंगित कर रहे थे। उसी वर्ष बंगाल के महान दार्शनिक प्रोफेसर केसी भट्टाचार्य ने आशुतोष मेमोरियल लेक्चर में कहा कि राजनीतिक दास्ता से तो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, लेकिन विचारों पर जो दास्ता है उससे मुक्ति का आंदोलन चलना चाहिए। राजनीतिक दास्ता को समाप्त करना, राजनीतिक दास्ता को अनुभूति करना, राजनीतिक दास्ता को देख लेना आसान होता है, लेकिन वैचारिक दास्ता को, संस्कृति की दास्ता को देखना, अनुभूति करना, उससे मुक्ति पाना कठिन होता है। ये दोनों ही संवाद 1931 का है, लेकिन ये दास्ता का प्रभाव कितना है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस विद्वता के साथ आपने काम किया है, आप जानते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत में तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला एक पुस्तकालय था जिसमें लगभग 1 करोड़ पुस्तकें थी। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उसमें जितनी पुस्तकें थी उतना हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट था। सभी विद्वानों का मानना है कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय में 2 से 7 लाख पुस्तकें थी और हमारे पास उस वक्त 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट नालंदा विश्वविद्यालय में था। 10,000 में 8,000 छात्र थे, 2,000 शिक्षक थे। ये वो थे जो एक चींटी को भी मारना गुनाह मानते थे। शिक्षा का वह केंद्र जहां तिब्बत से, चीन से, अरब के देशों से छात्र शोधार्थी आते थे, बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी। दुनिया के इतिहास में ज्ञान पर यह सबसे बड़ा हमला था। 8,000 छात्र, 2,000 शिक्षक मार दिए गए। खिलजी की सेना ने पूछा कि इन पुस्तकों में क्या है, बताने वाला कोई बचा नहीं था। आग 3 महीने तक लगी रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आग लगा दिया गया, आग 3 महीने तक जली, ये तो एक घटना मात्र है। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का पतन आग लगने से हुआ, लेकिन आग लगाया नहीं गया, आग वहां पहुंच गई थी। सीजर भी चाहता था अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का पतन हो। वे सब लोग जो मानवीय चेतना से डरते हैं, जो मानव के संकल्प से डरते हैं, ज्ञान मानव में चेतना का विकास करता है। ज्ञान से मानव में संकल्प आता है। वही चेतना और ज्ञान ने तो दांडी नाम के साधु को, जो अर्धनग्न गंगा किनारे बैठे हुए, उसने विश्व विजेता सिकंदर को चुनौती दे दिया कि मैं तुम्हें राजा नहीं मानता। वही ज्ञान की चेतना है जो अर्धनग्न गांधी को, जो आधे वस्त्र पहनकर जब ब्रिटेन गए तो उन्होंने कहा मैं इसी वेशभूषा में राजा या रानी से मिलूंगा। गंगाधर शास्त्री गांधी से पहले बनारस के वे विद्वान साधक थे। लॉर्ड कर्जन ने उन्हें बुलाया, उनके वेशभूषा के लिए अधिकारी आए, बोले यदि कर्जन को मिलना है तो मैं इसी वेशभूषा में जाऊंगा, मैं भारतीय हूं, मैं भारतीय बनकर जाऊंगा। कर्जन को मिलना है तो कर्जन जिस वेशभूषा मिले, मेरी कोई शर्त नहीं है, शर्त हमारी यही है कि मैं भारतीय बनकर मिलूंगा। ये भारत है, ये ज्ञान केंद्रित सभ्यता है।
तो जो मैं कहना चाहता हूं, हम में से कोई भी जाकर गूगल सर्च करे, जिसकी 1 करोड़ पुस्तकें, 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 8,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक मार दिए गए, जिस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग आते थे उस विश्वविद्यालय को जला दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को गूगल में सर्च कीजिए, 71,65,000 सर्च मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय जिसमें सिर्फ 7 लाख पुस्तकें थी, किसी की हत्या नहीं हुई, उसको सर्च कीजिए, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सर्च करेंगे 10 करोड़ 60 लाख, और अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो 3 करोड़ 40 लाख। 14 करोड़ सर्च उस पुस्तकालय के लिए होता है जिसका डिक्लाइन हुआ। हमें 14 करोड़ से समस्या नहीं है। यह यूरोप की सभ्यता का, विचारों का किस प्रकार से दुनिया पर आधिपत्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी के बारे में जानने की किसी को उत्कंठा नहीं है। सभापति महोदय, मैं गलत हो सकता हूं, यदि गलत होऊंगा तो मुझे कोई ठीक करे, हो सकता है मैं गलत ही हूं। मैंने नालंदा विश्वविद्यालय के डिक्लाइन पर एक पुस्तक ढूंढी, एकमात्र पुस्तक मुझे गोखले इंस्टीट्यूट के डिजिटल लाइब्रेरी में मिला। हंसमुख डी साकालिया की पुस्तक 1934 में कुछ पृष्ठों की लिखी हुई किताब है, और अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय के डिक्लाइन पर, उसके पतन पर मैंने पुस्तकों को ढूंढना शुरू किया तो कोई ऐसा वर्ष नहीं है, 19वीं शताब्दी को तो छोड़ दीजिए, 20वीं शताब्दी को छोड़ दीजिए, 21वीं शताब्दी में भी इतने सालों के बाद कोई ऐसा वर्ष नहीं, 1990 में, 1996 में, 2003 में, 2007 में, 2008 में, 2011 में, 13 में, 18 में, 20 में अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय पर पुस्तक की लाइब्रेरी पर किताबें आई। ये 2 घटनाएं किस बात को इंगित करती हैं? ये इस बात को इंगित करती हैं कि यूरोप का आधिपत्य इतना है कि जो यूरोप सोचता है, जो यूरोप में घटना घटती है, जो यूरोप समझता है, वही दुनिया की विचारधारा है। जो आप सोचते हैं, जो आपके यहां घटना घटती है, जो आपके यहां दर्शन है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी अधिक हो, वह दुनिया की विचारधारा नहीं है। इस घटना के द्वारा मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि कैसे यूरोप केंद्रित विचारधारा भारत पर हावी है। सभापति महोदय, स्वतंत्रता का जब संग्राम चला तो हमने राजनीतिक विरोध किया, हमने आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा और कहा 500 मिलियन पाउंड ब्रिटेन ले जा चुका है। लेकिन दादा भाई नौरोजी से पहले भी 1841 में 30 जुलाई 1841 से लेकर 7 नवंबर 1841 तक, 30 जुलाई 1841 से 7 नवंबर 1841 तक बॉम्बे गजट में भास्कर पांडुरंग नाम के एक स्कॉलर ने 8 लेटर्स टू द एडिटर लिखा। संपादक के नाम लिखे गए 8 पत्रों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इतना प्रतीक्षात्मक बना दिया। उन 8 पत्रों में उन्होंने विश्लेषण किया किस प्रकार से ब्रिटेन कपड़ा उद्योग में, धातु उद्योग में एवं सभी उद्योगों में भारत को लूट रहा है। और अभी उत्साह पटनायक जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, उन्होंने लिखा कि $49 ट्रिलियन ब्रिटेन भारत से ले जा चुका है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन का प्रभाव, हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर ब्रिटेन के प्रभाव का हमने मूल्यांकन किया, विरोध किया। लेकिन जब हमारी संस्कृति पर, शिक्षा पर प्रभाव हो रहा था तो दार्शनिक भाव में उसका विरोध होता रहा, वह भी सीमित रूप से उसका विरोध होता रहा। मैंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हुए आक्रमण पर ब्रिटेन में जाकर कहा कि आप ब्यूटीफुल ट्री, यू आर अटैकिंग ऑन ए ब्यूटीफुल ट्री, वी हैव कट डाउन ए ब्यूटीफुल ट्री। हमने केसी भट्टाचार्य की बात की जिन्होंने स्वराज इन आइडिया की बात कही।
लेकिन संस्कृति पर जब आक्रमण होता रहा तो उस आक्रमण को हम सहते रहे। यही कारण है कि आजादी के बाद आज हमारी वैचारिक प्रक्रिया, हमारी विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, हमारी कल्पना सभी यूरोप केंद्रित है।